हेलो एवरीवन, मैं ममता गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए शहर। तो इसके बारे में हम देखेंगे चैप्टर के बारे में। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनजातियों के बारे में। जनजातियां कौन होती हैं, किस तरह से होती है, कौन सी जनजाति हमारे भारत में कहाँ है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपकी पहली ही हेडिंग दे रखी है, देखो आपकी ही बुक में दे रखी है इसी चैप्टर में, बड़े शहरों से परे जनजाति समाज। बड़े शहरों से परे यानी कि जब समाज में बदलाव आया, धीरे धीरे आविष्कार होते रहे, शहर बनते रहे। शहर कैसे बनते हैं? मार्केट बनती है बड़ी बड़ी। पहले कहीं भी उद्योग धंधे जहां एक जगह बन जाते हैं, वहां के लोग जब उनको डेली रोजगार मिल रहा है, किसी फैक्ट्री के आसपास लोग रह रहे हैं, उनको डेली रोजगार मिल रहा है, तो क्या है, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण होता है। ठीक है, एक अच्छी सोसाइटी मिल जाती है, उस तरह से क्या है, शहर बनते हैं। तो जो जनजाति लोग थे वो क्या थे, शहर के लोगों से अलग थे। यानी कि जैसे जैसे विकास होता रहा, है ना, जैसे जैसे मार्केट बनती रही और बहुत सारे आविष्कार होते रहे, तो जनजाति जो लोग थे उन्होंने इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखा है। ठीक है, उनको ये सब बदलाव, उन्होंने इस सब बदलाव को स्वीकार नहीं किया, या ये कह सकते हैं कि उनको ये सारा बदलाव अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब देखिए जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण है, उन्होंने क्या किया, वर्ण व्यवस्था शुरू की। तो हमारे पूरे समाज को, जो हिंदुओं का समाज था, उसको 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। पहले ब्राह्मण, फिर वैश्य, और फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, है ना। इस तरह से 4 वर्ण थे। तो जो जनजातीय लोग थे, उन्होंने इस जो परिवर्तन आ रहा था हिंदू धर्म में, जो 4 वर्णों में की व्यवस्था थी, या शहरीकरण हो रहा था, नए शहर बन रहे थे, गांव विकसित हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज से अपने आप को दूर रखा। ठीक है, जैसे सब लोग परिवर्तित हो रहे थे उस तरह से उन्होंने नहीं रखा। जैसे आज बहुत तेज गति से परिवर्तन हो रहा है कि हर घर का बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, कहीं भी आप देखो, गांव में, शहर में, आपको दिखेगा कि आसपास के सभी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में फ्री में शिक्षा दी जाती है ना। 8वीं तक के बच्चों को, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को, जो गवर्नमेंट है, भारत की सरकार है, वो फ्री में शिक्षा दे रही है। तो सभी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई फीस नहीं देनी होती। तो आजकल क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और देश को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन जो इस तरह से पहले भी बदलाव आ रहे होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे, लोग बाहर शहरों में नौकरी करने जा रहे होंगे, इस तरह से, तो जो जनजाति लोग थे उन्होंने अपने आप को दूर रखा इनसे। तो जनजाति लोग कौन होते हैं? जनजाति लोग वो होते हैं जो भारत के मूल नागरिक हैं, हमेशा से ही, उन पीढ़ी दर पीढ़ी से ही वो भारत में ही रहते चले आ रहे हैं। और जो भी बाहर के विदेशी, चाहे व्यापारी आए या आक्रमणकारी आए, या विदेश से कोई भी आदमी आए, तो उन्होंने क्या किया, बाहर के कल्चर को नहीं अपनाया है। वो उनकी जो पुरानी रहने का, बैठने का, उठने का, जो भी परंपराएं चली आ रही हैं, उन्होंने अपने आप को वहीं तक सीमित रखा है। ठीक है, जनजातियों में बच्चे पढ़ते भी नहीं है, उनके विवाह करने का तरीका भी अलग है। जैसे जैसे मॉडर्न हो रहा है जमाना, उन्होंने क्या किया, अपने आप को इन सबसे दूर रखा। तो जनजाति वाले लोग कौन हुए? जनजाति वाले लोग वो लोग हैं जो भारत के मूल नागरिक हैं, हमेशा से भारत में रह रहे हैं, और भारत में जितने भी तरीका के परिवर्तन आए, उन्होंने इन परिवर्तनों से अपने आप को दूर रखा है। ठीक है, तो वो इस तरह के जो लोग हैं वो जनजाति लोग हैं। और जो शहर में या विकसित क्षेत्र में जो जिस तरह की परंपराएं चल रही, बदल रही थी परंपराएं दिन पे दिन, उन्होंने अपनी परंपराओं को बदला नहीं है, अपने आप को सिक्योर रखा है, ऐसे ही रखा है जैसे वो हमेशा से थे। ठीक है, अपनी परंपराओं को, अपने सब कुछ को दूर रखा है, अलग रखा है। वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं। आज भी बहुत सारी जनजातियां हैं हमारे भारत में जो अपने आप को आज भी वो जंगल में ही रखते हैं, रहते हैं जंगल में ही, उनका सब कुछ जंगल में ही होता है। और आज भी कई जनजाति ऐसी हैं कि उनमें बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वो ऐसा मानते हैं कि अगर बच्चा हमारे समाज से बाहर जाएगा तो हमारी जो संस्कृति है वो खराब हो जाएगी, ऐसा वो लोग मानते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जनजाति लोग कौन थे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जनजाति लोग कौन थे जिन्होंने अपने आप को शहर से दूर रखा। वो लोग कौन थे? जनजाति लोग थे। ठीक है, जनजाति को हम, जैसे जनरल होता है, ओबीसी होता है, एससी होता है, और एसटी होता है। तो जो एसटी होता है ना,
उसको जनजाति बोलते हैं। कई लोगों की जैसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे जनरल होता है, फिर ओबीसी होता है, फिर एससी भी होता है और एसटी भी होता है। तो जो एसटी कैटेगरी होती है वो जनजाति लोग हैं। और एसटी को आरक्षण क्यों दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इन सारे परिवर्तनों से दूर रखा है, इसलिए उनको हर चीज में आरक्षण देके बराबरी में लाया जा रहा है, ताकि वो हम लोगों की तरह हो सके, ठीक है। यानी कि सबके साथ जो विकास है वो सबका विकास एक साथ हो सके। आरक्षण का मेन जो मोटिव होता है, जो उसकी प्रेरणा होती है आरक्षण की, वो यही होती है कि सबका विकास साथ चले, ठीक है ना। जो लोग पिछड़ गए हैं किसी भी कारण से, या जाति की वजह से, या उनके रहने की वजह से, जैसे कुछ लोग पहाड़ों पर रह रहे हैं उसकी वजह से भी पिछड़ जाते हैं, नहीं पढ़ाई हो पाती है उनकी, तो उनको आरक्षण देके क्या है, बराबरी में कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो लोग भी अपना पूरा योगदान दें भारत के विकास में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जनजाति वाली हेडिंग में ही हम देखते हैं कि जनजाति वाले लोग कौन थे। ये मैंने आपको बता दिया कि जनजाति लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। अब मैंने आपको बताया तो जनजाति वाले जो लोग हैं वो पढ़ते लिखते नहीं थे, ठीक है। अभी कुछ जनजाति पढ़ी लिखी हो गई हैं, कुछ जनजातियों ने परिवर्तन स्वीकार किया है, और भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जनजाति लोग जंगलों से निकलकर सिस्टमैटिक तरीके से नगरों में और शहरों में रहे, ठीक है। तो उनकी जो जनजातियों की जो परंपराएं वो कहीं भी लिखित नहीं है, ठीक है। लिखित से मतलब है जैसे हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है ना कि धर्म क्या, धर्म है क्या, अधर्म है, हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, सारी चीजें हमारे कहीं ना कहीं लिखी हुई है, किसी न किसी वेद में, पुराण में, अलग अलग ग्रंथों में लिखी हुई है सारी चीजें। लेकिन जो जनजाति लोग होते हैं उनका कोई भी लिखित परंपराएं नहीं है, उनकी क्या है, मौखिक परंपराएं। उनके उनके यहाँ क्या होता है कि परंपराएं मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होती हैं, यानी कि देते हैं। अब जैसे बाबा है, कोई किसी परिवार का बुजुर्ग लोग व्यक्ति है, वो क्या करेगा, अपनी पौराणिक कथाओं को, अपने पुराने रीति रिवाजों को अपने बच्चों को बताएगा, फिर वो अपने बच्चों को बताएंगे, फिर वो अपने बच्चों को बताएंगे। और क्योंकि वो लोग समाज से बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए सबको अपनी परंपराएं पता होती हैं। लेकिन ये सारी चीज कैसी होती है, मौखिक होती है। आज भी जो लोग जनजातीय लोगों का इतिहास लिख रहे हैं, कुछ इतिहासकार आज भी उनके बारे में नई नई चीजों को जान रहे हैं, उनकी परंपराओं को जान रहे हैं, उनके रहने का तरीका जान रहे हैं, जनजातियों के ऊपर शोध जो हो रही है। तो ये जो इतिहासकार लिख रहे हैं तो वो किसी लिखित दस्तावेज से इतिहास को नहीं लिख रहे हैं, वो कैसे लिख रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं, उनसे बात करके मौखिक पूछ लेते हैं कि उनकी किस तरह से रीति रिवाज है, कैसे उनका समाज चल रहा है, इस तरह से होता है। और देखो हर जनजाति का अलग अलग है, सारी जनजातियों का सेम नहीं है। देखो किसी जनजाति में जो प्रधान है, पुरुष प्रधान है, यानी कि घर में किसकी चलेगी, पिता की। जैसे ज्यादातर घरों में पिता की ही चलती है, जो बड़े डिसीजन होते हैं वो कौन लेते हैं, उनके पिता लेते हैं, ठीक है। किसकी शादी किसके साथ होनी है, बाहर जाना है या कुछ भी करना है, तो सारा पैसा उनके पास होता है, हम अपने पिता से परमिशन लेके ही बाहर जा सकते हैं। कुछ घरों में माताओं की चलती है, यानी कि माता सक्षम है पूरे घर को चलाने के लिए, तो माताओं की चलती है। तो जनजातियों में भी अलग अलग नियम होते हैं, सारी जनजातियों के नियम अलग अलग नहीं, एक जैसे नहीं होते, सब सारी जनजातियों के नियम अलग अलग होते हैं। शादी विवाह सब कुछ उनके यहाँ अलग अलग होता है, एक जनजाति का कुछ है और दूसरी जनजाति का कुछ है। देखो दक्षिण भारत की एक जनजाति है, उसमें क्या है, जो प्रॉपर्टी है, जो पिता की प्रॉपर्टी है, वो पुत्र को ना देके पुत्रियों को दी जाती है, यानी कि बेटियों को दी जाती है, बेटे को नहीं दी जाती है। वहां पर क्या है, बेटियों को, जैसे हम उत्तरी भारत में, हम दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो प्रॉपर्टी है, ज्यादातर जो पिता की प्रॉपर्टी है वो किसको, बेटी को दी जाती है। लेकिन जो दक्षिण भारत की कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिसमें जो संपत्ति है वो औरतों को ट्रांसफर होती है, लड़कियों को ट्रांसफर होती है। मतलब माँ है, माँ के बाद उसकी बेटी लेंगी, उसके उस औरत के बाद उसकी बेटी लेंगी, यानी कि बेटियों को ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो अलग अलग है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि जनजातियों का जो इतिहास है या परंपराएं वो कैसी है, मौखिक है, लिखित नहीं है, ठीक है। पंजाब में खोखर, पंजाब में खोखर एक जाति है, जनजाति है। ये जो जनजाति है, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया है, हाँ,
इनको मौखिक कथाओं का सहारा लेते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वो लिखने के लिए क्या करते हैं, मौखिक कथाओं का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। देखो पंजाब से मतलब ये नहीं है कि इस वाले हम पंजाब की बात कर रहे हैं, इस छोटे से पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पंजाब पहले कितना बड़ा था, जिस पंजाब की बात हो रही है वो पंजाब यहां तक था, यानी कि पाकिस्तान का भी कुछ इलाका था। ठीक है, पाकिस्तान का भी कुछ पंजाब था और कुछ भारत का पंजाब। अब बंटवारा हो गया तो अलग अलग हो गए हैं पंजाब। तो पंजाब में कौन सी जानती थी, खोखर जाति जनजाति थी। और ये वही खोखर जनजाति है जब जो मैंने पिछले चैप्टरों में आपको पढ़ाया था ना कि जो मोहम्मद गौरी था उसने किसको मारा, उसने किसको परास्त किया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीया को। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीया को उसने परास्त किया था। तो जो जब वो क्या कर रहा था, अपने युद्ध अभियानों को खत्म करके वो जा रहा था, तो जब उसकी सेना निकली तो उसकी सेना ने क्या किया, जो खोखर जनजाति थी उनकी फसलों पर पैर रख के वो चले गए, जिससे क्या उनकी फसल खराब हो गई। और इस जनजाति के लोगों ने गुस्से में आकर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। इनके बाद पहले तो खोखर जनजाति ज्यादा प्रभावशाली थी 13वीं और 14वीं शताब्दी में, और 14वीं शताब्दी के बाद इनके बाद गख्खर जनजाति आई। एक उनका प्रभाव और उनका महत्व बढ़ता रहा, यानी कि जैसे आज शासन चल रहा है, ठीक है, भारत में कभी कोई सी पार्टी की सरकार होती है, कभी कोई सी पार्टी की सरकार होती है, उसी तरह से जो जनजाति थी, स्थानीय जनजाति थी, कभी कोई जनजाति की सत्ता चलती थी, कभी कोई जनजाति प्रभावशाली होती। और देखो प्रभावशाली दो चीजों से होते हैं, एक तो शक्ति से होते हैं, एक पैसे से होते हैं। और जो आदमी पैसे वाला है, सत्ता उसके हाथ में रहेगी मोस्टली। ठीक है, और जिसके पास शक्ति है उसके पास रहेगी, और जिसके पास दोनों है उसके पास निश्चित ही सत्ता रहेगी। ठीक है, शक्तिशाली भी होना जरूरी है राज करने के लिए, और पैसे वाला होना भी जरूरी है। ठीक है, दोनों चीज होनी जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गख्खर के मुखिया कमाल खां गख्खर अकबर के यहाँ मनसबदार थे। यानी कि ये जो जनजाति थी गख्खर जनजाति, यहाँ के जो लोग थे वो शासन में आने लगे थे। यानी कि ये जो जनजाति थी उसमें क्या है, डेवलपमेंट आने लगा, ये बाहर के परिवर्तनों को थोड़ा थोड़ा स्वीकार करने लगे थे। इसलिए ये क्या थे, जो अकबर था उसके यहाँ मनसबदार थे। ठीक है, मनसबदार का मतलब है जो कर लेते थे। पिछले चैप्टरों में मैंने पढ़ाया था ना आपको कि कर लेने वाले को क्या बोलते थे, मनसबदार। और वो जो कर कलेक्ट करता था, कर को इकट्ठा करता था किसानों से, उसके बदले में वो क्या करता था, एक सेना की टुकड़ी का पालन पोषण करता था। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में बलूच अधिक प्रभावशाली थे। उत्तर पश्चिम कहाँ हो गया, देखो उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, तो यहीं के करीब कौन सी थी, एक बलूच जनजाति थी। ठीक है, कौन सी जनजाति थी, बलूच जनजाति अधिक प्रभावशाली थी। ये छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। देखो कुल का क्या मतलब होता है, कुल का मतलब होता है खानदान टाइप का। जैसे आपके परबाबा थे, परबाबा के 4 बच्चे, ठीक है, आपके बाबा और उनके भाई, ठीक है, फिर आपके बाबा के बच्चे, फिर उनके बच्चे, और फिर आप। ठीक है, तो इतने सारे लोग हो गए। पहले तो बहुत बहुत सारे बच्चे होते थे, तो मतलब एक ही कुल के हो गए ये। ठीक है, तो ये जो जनजाति थी, बलूच जो जनजाति थी, वो छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। यानी कि अपने अपने अलग अलग खानदान टाइप के होते थे और उसका एक मुखिया होता था। इस तरह से ये चलती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी हिमालय। देखिए हिमालय ये है, ठीक है, और पश्चिमी हिमालय इधर की तरफ पश्चिमी हिमालय में गड़ड़िए के कहा मिलते हैं, गड़ड़िए जनजाति ये उत्तराखंड के आसपास, ठीक है, ऊपर की तरफ मिलती है। ठीक है, उत्तराखंड के आसपास के इलाकों में मिलती हैं ये गड़ड़िए थे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी। ठीक है, और इसका एक पार्ट में नहीं हो पाएगा ये पूरी जनजाति वाला पूरा चैप्टर, तो मैं इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगी। तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स से आप क्लिक करके इसका सेकंड पार्ट भी देख लेना। ठीक है, को मतलब
ये बड़ा था चैप्टर, और इसमें जनजाति वाला चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और देखो कौन सी जनजाति कहाँ थी, इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी, और संभव हो सका तो मैं इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में उस पीडीएफ को अटैच कर दूंगी। ठीक है, जनजाति और वो स्थान, जनजाति और उनके स्थान सारे लिख दूंगी, मतलब एक पीडीएफ में अटैच करके इस वीडियो में ही आपको लास्ट में दे दूंगी, अगर मुझे याद रहा तो। नहीं तो शॉर्ट वीडियो में तो मुझे याद रहेगा, या फिर आपको जब क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो दूंगी तब दे दूंगी, लेकिन मैं दूंगी जरूर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी जब एनसीईआरटी पढ़ी थी, याद करी थी पूरी एनसीईआरटी, तो मैंने भी क्या किया था, एक पेज पे लिख लिया था, क्योंकि याद नहीं रहता है ऐसे कौन सी जनजाति कहाँ है, कौन सी जनजाति कहाँ नहीं है। तो एक पेज पे लिख लिया था, एक तरफ जनजाति और एक तरफ स्थान, तो वैसे सीरियल वाइज याद कर लिया था, तो वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीटेट में भी पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, एसएससी में भी, यूपीएससी में भी, सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका सेकंड पार्ट भी मिलेगा, उसे भी देख लेना, और इसकी एक पीडीएफ में वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप उसको भी देख लेना। अब देखिए हम थे यहाँ गड़रिये तक हो गया था। उत्तर पूर्व में नागा और ओहोम। देखो नागालैंड कहाँ है, इस वाले मैप में नहीं दिखेगा, उस वाले में भी नहीं दिखेगा। देखो इधर की तरफ है नागालैंड, ठीक है, बिल्कुल पूरब में है, अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल नीचे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर, फिर मिजोरम। ठीक है, इस तरह से है। तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है, नागालैंड, और नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, नागा। ठीक है, तो देखो इसमें बोला है पूर्व, उत्तर पूर्व, तो ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया, पूर्व। तो उत्तर पूर्व में कौन सी जनजाति है, नागा ओहोम। ओहोम कहाँ पाई जाती है, असम में। ठीक है, और ये तो बहुत पूछा जाता है, असम वाला तो बहुत पूछा जाता है कि अहोम जनजाति कहाँ है, असम में। और ये जो अहोम जनजाति के जो लोग हैं, ये मोस्टली जो लोग हैं वो म्यांमार से आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए बिहार और झारखंड में चेर। अभी मैंने पिछले चैप्टरों में आपको चेर, चोल, पांडे की कहानी बताई थी। तो जो बिहार और झारखंड में कौन सी जनजाति है, चेर। ठीक है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और बाद में, पहले चेर ज्यादा प्रभावशाली थे 12वीं शताब्दी में, और 12वीं शताब्दी के बाद यहाँ कौन सी जनजाति ज्यादा प्रभावशाली थी, संथाल और मुंडा। देखो 8th क्लास की एनसीईआरटी में आपको बहुत ज्यादा मुंडाओं के बारे में जानने के लिए मिलेगा। और हमारा जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो एक बिरसा मुंडा नाम के एक व्यक्ति थे, एक क्रांतिकारी कहेंगे हम उनको, कि एक क्रांतिकारी थे जो देश के लिए एक अच्छा परिवर्तन लाना चाहते थे, देश को इन अंग्रेजों से आजाद कराना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी बहुत छोटी उम्र में, बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी हैजा की वजह से। तो उनका योगदान पूरा नहीं हो सका। अगर उनका भी बहुत योगदान, मतलब अच्छे से योगदान होता, तो वो भी लगभग इतना अपना योगदान दे देते जितना सुभाष चंद्र बोस ने या गांधी जी ने दिया, उतना लगभग दे देते थे, क्योंकि वो बहुत जोर शोर से आंदोलन चला रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार में और झारखंड में एक जनजाति, दो जनजाति हैं, संथाल और मुंडा। ये भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संथाल और जो मुंडा है वो एनसीईआरटी में कई जगह दे रखा है, संथाल और मुंडाओं के बारे में, ये कहाँ से ली गई है, और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखना, बिहार और झारखंड से, बिहार और झारखंड में है ये जनजातियां। ठीक है, अब देखो जो अकबर थे, अकबर ने क्या किया, अकबर के समय में चेरों को हराया गया था, और उनको लूट खसोट के उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया था। यानी कि जो उनके पास संपत्ति थी, सोना चांदी कुछ और स्टोर करी हुई चीजें थी, उनको क्या है ले लिया था, और उनको ऐसे ही बेइज्जती करके छोड़ दिया था चेरों को, अकबर के समय में। और ये जो युद्ध लड़ा था, ये किसने लड़ा था, देखो अकबर के सेनापति मान सिंह ने 1591 ईस्वी में लूट खसोट कर इन्हें छोड़ दिया था चेरों को। लेकिन जब औरंगजेब का समय आया, तो औरंगजेब ने चेरों के कई किलों पर कब्जा कर लिया था, और उन्हें अपने अधीनस्थ बना लिया था। यानी कि जो अकबर थे, अकबर ने क्या किया था, अकबर के जो वो थे सेनापति, उन्होंने इनको लूट खसोट करके, यानी कि इनसे संपत्ति छीन के इनको ऐसे ही माफ कर दिया था। ठीक है, लेकिन जब इसका औरंगजेब का शासन आया, तो औरंगजेब बहुत ज्यादा क्रूर टाइप का था,
अत्याचार करने वाला राजा था, उसने क्या किया था, इन चेरों को अपने अधीनस्थ बना लिया था। ठीक है, इनकी सत्ता पूरी तरह से खत्म कर दी थी। और ये चेर कौन है, ये जो यहाँ पे थे ना चेर, चेर चोल कहाँ थे, तमिलनाडु में बताया था मैंने, चेर कहाँ थे, केरल में बताया था, और पांडे कर्नाटक के कुछ इलाकों में। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ इलाकों में मैंने आपको पांडे बताया था। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अब देखो, कब्जा कर लिया उन्होंने, अपने अधीनस्थ बना लिया। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार और झारखंड में मुंडा और संथालवी महत्वपूर्ण जनजातियां थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोली कर्नाटक, देखिए कर्नाटक नीचे है और महाराष्ट्र ऊपर है। ठीक है, ये तो सबको ही पता है। तो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में कौन है, कोली। कोहली, विराट कोहली है ना, वही वाली कोहली जनजाति, क्रिकेटर है ना विराट कोहली, सब लोग जानते ही हैं उनको। तो कोहली और बैराद भी कई जनजातियां थी। भील एक बड़ी जनजाति थी, भील एक बड़ी जनजाति थी, और भील बहुत बड़े इलाके में पाई जाती थी। देखो, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, राजस्थान के कुछ इलाकों में जो भील है उसका जो इतिहास है वो, मतलब भील लोग ज्यादा स्थानों पे इतिहास में दिखाए गए हैं। ठीक है, भील एक बड़ी जनजाति थी जो पश्चिम और मध्य भारत, देखो पश्चिम भारत कौन सा हो गया, पश्चिम भारत ये हो गया, यानी कि पश्चिम भारत में कौन आ गया, राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया और महाराष्ट्र आ गया। ठीक है, और मध्य भारत में कौन आ गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये क्या आ गए, मध्य भारत में आ गए। तो जो ये जो जनजाति थी ये पश्चिमी भारत में भी थी और मध्य भारत में भी थी। ठीक है, ये बहुत टिपिकल शब्द है और इनका मीनिंग समझना ही एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, अगर इन शब्दों का आपको मीनिंग ही नहीं पता चलेगा तो आप इसको 4 बार भी पढ़ लेंगे ना चैप्टर को, तो भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि किस बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा टिपिकल है, मतलब बहुत कठिन भाषा में चीजों को लिखा गया है ना। अब ऐसे भी बोल सकते थे कि महाराष्ट्र और इधर की साइड की तरफ, लेकिन इन्होंने ऐसे बोला है कि पश्चिम भारत में, पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गौड़ जनजाति थी। ठीक है, और इस जनजाति की एक महिला का चित्र आपके बुक में भी दिया हुआ है। गौड़ जनजाति थी, गौड़ जनजाति बड़ी तादाद में थी। अब देखिए कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ थी, मैंने आपको पहले ही बताया। मैं एक पीडीएफ लगा दूंगी वीडियो के बाद में, उसमें भी आप देख लेना। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब देखिए, हम एक बार बुक में भी देख लेते हैं, आपको लगेगा कि मैम शायद अपनी तरफ से ही बता रही हैं, बुक में है भी है या नहीं है, तो सभी लोग बुक से ही पढ़ना चाहते हैं, है ना। देखो, मैं भी एक टाइम पे आपकी तरह एनसीईआरटी की स्टूडेंट रही हूँ। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जब मैंने सीटेट क्लियर किया था तो मैं समझ सकती हूँ आपको कि आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए और आप कहाँ फंसेंगे। मुझे सारी चीजें पता है, और मैंने भी जो तैयारी की है वो यूट्यूब देख के ही की है, यूट्यूब की वीडियो देख के ही की है। और ज्यादातर जो तैयारी है वो मैंने खुद पढ़ के, बुकों को रीड करके उनको समझाया कि एनसीईआरटी के क्या कहना चाहती है, क्या बोलना चाहती है एनसीईआरटी, तो इसको रीड करके पढ़ा है। एक बार मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाती हूँ तो एक बार आपको अपने से घर पे पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से यूज टू हो जाएगी एनसीईआरटी। ठीक है ना। और फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद पहले मेरी वीडियो देख लीजिए, फिर एक बार आप अपने खुद भी रीड कर लीजिए इसको, चैप्टर को। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज चला रही हूँ ना, उसमें भी आप इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखिए, तो आपको एकदम पक्का हो जाएगा ये चैप्टर, फिर आप नहीं भूल पाएंगे कभी भी। देखिए, बलूच जनजाति इधर है। ठीक है, देखो चेर यहाँ, पहले चेर यहाँ थे, चेर यहाँ से इधर पहुंच गए थे 12वीं शताब्दी में। ठीक है, देखो मुंडा, संथाल जनजाति, गौड़ जनजाति कहाँ है, मध्य भारत में है। और देखो गौडवाना में है गौड़ जनजाति। ठीक है, गौडवाना क्या है, ये जो दक्षिण का पठार है उसके मध्य प्रदेश के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको गौडवाना बोलते हैं। ठीक है, देखो भील जनजाति, कोली जनजाति दिख रहा होगा ना आपको, कोली, देखो कोली इधर भी है, इधर भी है नीचे, भील इधर भी है, इधर नीचे भी है। तो ये सारी चीजें, ये सारी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। देखो ओहोम जनजाति कहाँ है, इधर, इधर क्या है, असम है। ठीक है, असम में ओहोम जनजाति। और देखो नागा जनजाति कहाँ है, नागालैंड में है। ठीक है, और ये जो लाइन सी बनी हुई है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी है।
ठीक है, ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। आप ये मत सोचना कि ये भारत की सीमा नहीं है, ये क्या है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, और ये अपना डेल्टा बना रही है, किसके साथ मिलकर? गंगा नदी के साथ मिलकर। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। देखो खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे होते थे। जो खाना बदोश लोग थे वो क्या करते थे, कुछ जनजातियां तो एक ही जंगल में रहती थी, ठीक है, कुछ जनजातियां क्या करती थी कि कत्तन वो स्थानांतरण कृषि करती थी, या कर्तन और दहन कृषि, बात एक ही है ना दोनों की। तो इस तरह की कृषि करती थी। एक छोटा सा मैं बता देती हूँ आपको, इस तरह की जो स्थानांतरण कृषि होती है या कर्तन और दहन कृषि होती है, वो किस तरह की होती है कि जो जनजाति वाले लोग होते हैं वो एक जंगल को साफ कर लेते हैं, यानी कि जंगल के पेड़ों को काट लेते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं, उस राख को उस भूमि में, उस मिट्टी में मिला देते हैं जहां पर उन्होंने जमीन को काटा, वृक्षों को काटा है, भूमि में मिला देते हैं, और वहां पर 1 2 3 साल कृषि करते थे, ठीक है, अब भी करते हैं कुछ जगह कृषि करते हैं। और उसके बाद जब उस भूमि की उर्वरकता खत्म हो जाती है, यानी कि फसल अच्छे से होना बंद हो जाती है, तब उस भूमि को छोड़ के किसी और भूमि को, किसी और जंगल को जाके काट के साफ कर लेते हैं और फिर वहां पर कृषि करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग तो ऐसे इस तरह से करते थे, और कुछ लोग क्या करते थे कि चीजों को कलेक्ट करके, यानी कि जैसे ड्राई फ्रूट है, बादाम है, अखरोट है, या फल फ्रूट है, ठीक है। तो जनजाति लोग पहले करते थे ऐसे, अब कम करते हैं, पहले ज्यादा करते थे कि वहां से जंगलों से इन चीजों को तोड़ के फूलों को और फलों को, ड्राई फ्रूट्स को, यानी कि बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, ये सबको तोड़ के मार्केटों में बेचते थे, ठीक है, ये काम करते थे। और ये जो घुमंतु लोग होते हैं, घुमंतु लोग कैसे होते हैं कि इनके बड़े बड़े चरवाहे होते हैं। चरवाहे का मतलब होता है, देख जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक बंजारा जनजाति का जिक्र किया गया है, तो बंजारा जो जनजाति है वो किस तरह की जनजाति है कि बंजारा जनजाति ऐसी थी, अब भी है, अब तो मतलब ना के बराबर सी रह गई है जनजातियां, क्योंकि सरकार बहुत इनको छूट दे रही है, जनजातियों को बसाने की कोशिश कर रही है, फ्लैट्स वगैरह भी अलॉट करे जा रहे हैं इनको, बना के नौकरियों में भी आरक्षण इसीलिए दिया जा रहा है ताकि ये जो जनजातियां हैं ये जंगलों में ना रह के सिस्टमेटिक तरीके से भारत में रहें, ठीक है, कहीं भी किसी शहर में, गाँव में, कहीं भी रहे। तो जो बंजारे लोग थे वो किस तरह से रहते थे, एक समूह में रहते थे, उनके पास 100 200 गाय, भेड़, बकरी, या मतलब कुछ भी होती थी। जैसे किसी समूह के पास गाय है, किसी के पास भेड़ है, किसी के पास भैंस है, इस तरह से ये क्या है, उनको पालते थे जानवरों को, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान चलते रहते थे। मान लीजिए ये इसमें है सॉरी राजस्थान में है, ठीक है। अब राजस्थान में क्या है, गर्मियों में घास खत्म हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि जो घास होती है वो भी जल जाती है, और पानी की कमी से पौधे भी, नए पौधे उग नहीं पाते हैं। तो जो बंजारे लोग हैं, मैंने भी देखा है उनको, बहुत सारे ऊंटों को लेके वो कहाँ आ जाते हैं, मध्य भारत की तरफ आ जाते हैं, अपने गाय भैंसों को, ऊंटों को चराने के लिए क्या है, नीचे की तरफ आ जाते हैं। और जब वो चलते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीजों को जंगलों से कलेक्ट करके चलते हैं, रास्ते में बेचते रहते हैं। कुछ लोग हींग बेचते हैं, कुछ लोग दूध बेचते हैं, घी भी बेचते हैं जनजाति वाले लोग, ठीक है। तो जो बंजारे थे वो इस तरह का ही काम करते थे, बंजारे लोग, ठीक है। कुछ जनजाति के लोग होते हैं संघारक, ठीक है, जो संघारक लोग होते हैं, एनसीईआरटी में मैंने किसी लाइन में पढ़ा था कि संग्राहक लोग होते हैं, वो वही होते हैं जो चीजों को कलेक्ट करते हैं और बाद में मार्केट में बेचते हैं, या व्यापारी डायरेक्ट जाके उन जनजाति के लोगों से सामानों को खरीद लेते हैं, ठीक है। तो जो बंजारे लोग थे वो क्या करते थे, इन चीजों को बाजार से, सॉरी, जंगल से कलेक्ट करके, जंगल से इकट्ठा करके तोड़ के ले आते थे, और अपनी गाय भैंसों के साथ चलते रहते थे, और बीच में क्या करते थे, उन चीजों को, सामानों को बेचते रहते थे। और कुछ लोग गाय भैंसों को नहीं रखते थे अपने साथ, वो बस उनका यही काम होता था कि जंगल से चीजों को इकट्ठा करके और मार्केट में बेचना, ठीक है। तो जो बंजारे थे उनका कारवां टांडा कहलाता था, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सीटेट में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, कि उनका कारवां क्या कहलाता था, टांडा कहलाता था। कारवां से मतलब है उनका समूह,
जिस समूह में, जैसे बंजारे होते हैं तो एक दो व्यक्ति नहीं चलते हैं, वो साथ में चलते हैं, 20-25 लोग एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो 20-25 लोग जो साथ में चल रहे हैं उनका कारवां, यानी कि उनका जो 20-25 लोगों का जो समूह है उसको क्या बोलते थे, टांडा बोलते थे। क्या बोलते थे, टांडा। बंजारों का कारवां टांडा कहलाता था, ये आपकी बुक में ही लिखा है, ठीक है। अब देखो एक और लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सबसे ज्यादा बाजारों का विकास हुआ, यानी कि बड़ी बड़ी बाजार का जो निर्माण हुआ है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में बंजारे अनाज तथा दूसरी चीजों को बाजार तक लेके आने का काम करते थे। यानी कि बंजारों को क्या काम दिया जाता था कि ये जो सामान है गांव का या जंगलों का, वो क्या है, मार्केट तक ले जाने का काम किसका था, बंजारों का था, ठीक है। और जो भी चीजें होती थी, अनाज वगैरह है, और ये काम बंजारों को इसलिए दिया जाता होगा क्योंकि बंजारों के पास बहुत सारे मवेशी होते थे। जैसे कुछ लोग घोड़े भी पालते थे, ठीक है, कुछ गधे भी पालते थे, आज भी पालते हैं कुछ लोग, उनसे काम करवाते हैं, गधे से, घोड़े से, है ना। और कुछ लोग गाय वगैरह पालते थे, तो वो क्या करते थे, अपने जानवरों के ऊपर रखकर, अपने मवेशियों के ऊपर लाद कर उन सामानों को कहाँ ले जाते थे, मार्केट में ले जाते थे। और ये कौन से इतिहास में देखा गया है, ये अलाउद्दीन खिलजी का जो इतिहास था उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए आपका थोड़ा सा रह गया है, कौन कौन सा रह गया है, देखिए, एक मिनट, देखो ये रह गया, एक तो बदलता समाज और नई जनजातियां श्रेणियां, और नजदीक से एक नजर, ये रह गया है। इसमें जो मेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, गौंड जनजाति। अभी मैंने बताया ना आपको, दक्षिण भारत में पाई जाती है गौंड जनजाति, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट इसका कमेंट बॉक्स में मिलेगा आपको, आप देख लेना, चैनल पे भी देख सकते हो प्ले लिस्ट में। और देखो दूसरी जनजाति आपको यहाँ पर दे रखी है, अहोम, ठीक है। ये दो जनजातियों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी, तो आप जरूर देखना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। देखो अभी अभी मैं आपकी वीडियो बनाने के लिए स्पेशली ऊपर आई हूँ, लगभग 12 या 1 का समय हो रहा है रात की, ठीक है। अभी किसी पार्टी में से आई थी, उसके बाद में मेरे को ध्यान आया कि 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनी है, चलो वीडियो बना लेते हैं, तो वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो आपको कैसा लगती है। जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर भी ऑप्शन वाले, ठीक है ना, बहुविकल्पिक क्वेश्चन भी जो देखने चाहते हैं, उनके साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।